दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। यदि आप 67 बीपीएससी का मेंस देने वाले हैं तो ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए होने वाला है। यहाँ पे 67 बीपीएससी मेंस में GS1 के तहत जो इंटरनेशनल रिलेशन एंड करेंट अफेयर है उसके कुछ क्वेश्चन को मैं यहाँ पे गेस करूँगा और मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए। ये गेस जो मैं कर रहा हूँ ये बेसिकली अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, प्रीवियस ईयर के पेपर, मेंस के पेपर का जो मैंने एनालिसिस किया उसके आधार पे, और साथ ही साथ पिछले 2 वर्ष से जो मैं करंट अफेयर का यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस कर रहा हूँ, उसके आधार पर मैं यहाँ पे गेस करूँगा। मैं उम्मीद करूँगा कि ये क्वेश्चन आने वाले 67 बीपीएससी मेन्स में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यद्यपि इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि 66 बीपीएससी मेंस के दौरान हमने देखा है कि कुछ अनप्रिडिक्टेबल टाइप के क्वेश्चन मेंस में पूछे गए थे, तो इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन जो पिछले 2 वर्ष से न्यूज़ एनालिसिस मैं कर रहा हूँ तो मुझे जो इस बात की आवश्यकता महसूस हुई या मुझे ये लग रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, उसी को मैंने यहाँ पर आपके लिए शामिल किया। एटलीस्ट इतना क्वेश्चन को आप लोग तैयार करके मेंस में जाइए। अपने तरफ से आपको पूरा प्रिपरेशन होना चाहिए, बाकी भगवान पे आप छोड़ दीजिए। तो पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है भारत श्रीलंका संबंध। भारत श्रीलंका संबंध को आपको अच्छे से करने की आवश्यकता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है और उस इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद हम लोग देख रहे हैं कि चीन ने श्रीलंका की जरा भी मदद नहीं की, और वैसे कंडीशन में भारत ने श्रीलंका का अच्छा खासा मदद किया है। तो इंडिया श्रीलंका रिलेशन आपके मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को तैयार करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ श्रीलंका का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उस पर भी एक सेपरेट नोट्स बनाने की आवश्यकता है। दूसरा है भारत चीन संबंध। भारत चीन संबंध भी लगातार महत्वपूर्ण है। बीपीएससी में क्या होता है कि जो आपके पड़ोस देश होता है, जो भारत के आसपास के देश हैं, उससे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाइना के साथ हमारा आज भी जो कंट्रोवर्सी है लगातार चल रहा है, आज भी विवाद चल रहा है, यद्यपि उसमें कुछ समाधान भी हुआ है। दोनों देश की सेना इसको समाधान करने का प्रयास कर रही है, दोनों देश की सरकार इसको समाधान करने का प्रयास कर रही है। तो इंडिया चाइना रिलेशन ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है जो आप लोग देख सकते हैं। भारत नेपाल संबंध, भारत नेपाल संबंध भी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि भारत और नेपाल को लेकर के कई सारी चीज़ें सामने आई हैं। कभी कभी आपको सकारात्मक चीज़ें दिखेगी, कभी कभी नकारात्मक चीज़ें दिखेगी। कुल मिला के इंडिया नेपाल रिलेशन भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। भारत म्यांमार संबंध, भारत म्यांमार संबंध भी लगातार चर्चा में चल रहा है, क्योंकि म्यांमार में जब से जुंटा सरकार आई है, जुंटा सरकार कहा जाता है कि वहाँ के मिलिट्री रूल, अभी वहाँ पे लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार नहीं है, वहाँ पे मिलिट्री शासन कर रही है। तो मिलिट्री जब से वहाँ पे शासन कर रही है, भारत ने म्यांमार के लिए एक अलग से पॉलिसी लेकर आई है। तो भारत म्यांमार संबंध को भी आपको देखने की आवश्यकता है, मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखने की आवश्यकता है। वर्तमान में वहाँ पे जो जुंटा सरकार है, मिलिट्री शासन है, उस पर्सपेक्टिव से आपको इंडिया म्यांमार रिलेशन को देखने की आवश्यकता है। इंडिया यूएसए रिलेशन पे भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, इसे आप लोग देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा भारत रूस संबंध भी ये इंपॉर्टेंट है। भारत रूस संबंध किस पर्सपेक्टिव में आपको अधिक देखने की आवश्यकता है? तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के देखने की जरूरत है। एक तो आप लोग नोट्स रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के बना लीजिएगा कि रूस यूक्रेन युद्ध का कारण क्या है, रूस यूक्रेन युद्ध का परिणाम क्या है, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के विश्व की क्या भूमिका रही है या विश्व का क्या दृष्टिकोण रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के विश्व में क्या आर्थिक क्राइसिस क्रिएट हुआ है, और उस आर्थिक क्राइसिस से समाधान करने का भारत सरकार ने क्या प्रयास किया, रूस यूक्रेन के बीच में भारत सरकार मध्यस्थता की किस तरह से भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है। इन सारे पर्सपेक्टिव पे नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। इंडिया अफगानिस्तान संबंध, तालिबान मुद्दा को लेकर के विशेष रूप से चर्चा में है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और भारत ब्रिटेन संबंध, भारत ब्रिटेन संबंध भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है एफटीए को लेकर के, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के दोनों देश प्रयास कर रही थी, जो वर्तमान में फिर ऋषि सुनक वहाँ के प्रधानमंत्री चुन के आ चुके हैं, वो भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे कंडीशन में भारत ब्रिटेन संबंध एक बार फिर से चर्चा में है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ संस्था से भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है। पहला संस्था जो इंपॉर्टेंट संस्था है वो है I2U2। I2 मतलब होता है इंडिया इजराइल, U2 मतलब होता है UAE और USA। तो I2U2 बेसिकली 4 देशों का संगठन है, भारत, इजराइल, अमेरिका और
UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात, इसका भी मीटिंग हुआ है, तो इस पर भी आप नोट्स बना लीजिएगा। उसके अलावा G20 इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बीपीएससी पर्सपेक्टिव से या कोई भी पीसीएस के पर्सपेक्टिव से। मेंस पर्सपेक्टिव से G20 इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा दिसंबर महीने में, 1 दिसंबर 2022 से भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। G20 की अध्यक्षता 1 वर्ष के लिए भारत करेगा और इसकी शुरुआत होगी 1 दिसंबर 2022 से। तो जिस समय आप एग्जाम दे रहे होंगे उस समय में G20 का अध्यक्ष भारत होगा, इसलिए भारत के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है और पहली बार भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद SCO बहुत महत्वपूर्ण है। SCO महत्वपूर्ण इसलिए है कि 2023 में SCO की भी, संघाई सहयोग संगठन की भी अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो भारत 2023 में 2 इंपॉर्टेंट संगठन की अध्यक्षता कर रहा है, एक SCO कर रहा है और दूसरा G20 का कर रहा है, इसलिए ये दोनों ही आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 वर्ष लगभग कंप्लीट भारत कर लेगा दिसंबर में भारत 2 वर्ष यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कंप्लीट कर लेगा। ऐसी कंडीशन में लगातार ये प्रश्न उठता है कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स की मांग भारत लगातार कर रहा है। भारत जब से इसका सदस्य बना है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत जब से सदस्य बना है, तब से भारत लगातार प्रयास कर रहा है, लगातार मांग कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का भी अगर आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन महासभा को जो संबोधित किए थे, या जयशंकर जी को भी देखेंगे, उन्होंने जो महासभा को संबोधित किया था, दोनों ही जगह उन्होंने यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स की बात की। उनका मानना है कि, और साथ ही साथ भारत का मानना है कि यूनाइटेड नेशन 75 वर्ष पहले बना है और जो संगठन 75 वर्ष पहले बना था वो 75 वर्ष पहले की समय और परिस्थिति के अनुसार भले ही प्रासंगिक था, लेकिन आज के समय में प्रासंगिक नहीं है क्योंकि उसमें रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं। इसलिए यूएन रिफॉर्म्स पे आप लोग एक सेपरेट नोट्स बना लीजिएगा। मैंने भी यूएन रिफॉर्म्स पे यहाँ पे एक सेपरेट वीडियो बनाया था, आप लोग देख सकते हैं। बिम्स्टेक, श्रीलंका की अध्यक्षता में बिम्स्टेक की मीटिंग हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। सार्क भी लगातार चर्चा में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। या हो सकता है तुलनात्मक रूप में आपसे बिम्स्टेक और सार्क के बारे में पूछ दें, जैसा कि 63rd बीपीएससी मेंस में पूछा था। तो बिम्स्टेक और सार्क पे भी आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। और तुलनात्मक रूप में क्यों भारत सार्क से बिम्स्टेक की ओर बढ़ रहा है, क्या सार्क को रिप्लेस कर सकता है बिम्स्टेक, ये सब पर्सपेक्टिव से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। आसियान भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वाड अगेन काफी इंपॉर्टेंट संगठन है भारत के पर्सपेक्टिव से। इस बार जापान में क्वाड की मीटिंग हुई थी और जापान में क्वाड की मीटिंग के दौरान IEPK, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF की स्थापना किया गया था। ये बेसिकली 13 देश का एक संगठन है जिसमें क्वाड के 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, और साथ ही साथ अन्य देश भी इसमें शामिल हैं। IPEF का एक उद्देश्य था कि ये संगठन जो सप्लाई चेन पे जो देश निर्भर है चीन पे, उस निर्भरता को घटा करके ये संगठन यानी 13 देश एक दूसरे पर निर्भर हो। तो इसलिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की स्थापना किया गया था। और ब्रिक्स भी लगातार इंपॉर्टेंट है। तो ये सब संगठन में ये टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा, इतना संगठन से संबंधित टॉपिक आपको तैयार करना। चलिए अब बात करते हैं इंडेक्स की। इंडेक्स में मेरे अनुसार HDI इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी चर्चा में है, इसको तैयार कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, SDG इंडेक्स जिसे कहते हैं, ये भी चर्चा में है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स मेरे अनुसार से इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा भारत सरकार की 2 पॉलिसी रही है और ये दोनों ही पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉलिसी तैयार करके जाइएगा। अगर आपको GS में करंट अफेयर में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, GS पेपर 1 में, तो मान के चलिए कि GS 2 में जो इकोनॉमिक सेक्शन है वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है या वहां पे आप इसको कोट कर सकते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 और गति शक्ति योजना जो है, इन दोनों के माध्यम से भारत 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहती है। इन्हीं दोनों के माध्यम से भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। तो ये भारत सरकार का उद्देश्य है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और विशेष रूप से
लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सितंबर में ही रिलीज किया गया, सितंबर 2022, यानी पिछले महीने में ही लॉजिस्टिक्स पॉलिसी भारत सरकार लेकर आई है। लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का भारत सरकार का उद्देश्य है कि जो लॉजिस्टिक्स पे खर्चा होता है, लॉजिस्टिक्स पे मानिए परिवहन पे जो खर्चा होता है वो लगभग भारत में 14% के आसपास खर्चा होता है। विकसित देशों में जो परिवहन पे खर्चा होता है लगभग 8% के आसपास होता है। यानी ये 14% से घटा करके 8% कर देना, ये लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का एक उद्देश्य है। और इस तरह से कई सारा उद्देश्य है। मसलन जो रोड का ट्रांसपोर्टेशन है, रोड के ट्रांसपोर्टेशन को कम करके ट्रेन के ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाना। इसी तरह से जो वाटरवेज है, वाटरवेज के ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाना। ये सब कई सारा इसका पॉलिसी का उद्देश्य है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, समय मिलेगा तो लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा बिहार के कुछ करंट को भी आपको तैयार करने की आवश्यकता है, जिसमें लेदर एंड टेक्सटाइल पॉलिसी 2022, बिहार सरकार ने लेदर एंड टेक्सटाइल पॉलिसी 2022 लेकर आया। आप सभी ने देखा होगा कि रिवर्स माइग्रेशन, कोरोना के समय में एक वर्ड काफी चर्चा में था और वो वर्ड था रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन के दौरान जो है कौशलता पे बिहार सरकार ने काफी प्रयास किया और इसी प्रयास के तहत जो है स्किल मैपिंग किया गया। एक वर्ड आता है स्किल मैपिंग। रिवर्स माइग्रेशन क्या होता है कि माइग्रेशन क्या होता है कि गांव से शहर जाने को माइग्रेशन कहते हैं। रिवर्स माइग्रेशन क्या होता है, शहर से जो गांव आता है लोग उसको रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं। कोरोना के दौरान हमने देखा है कि लाखों लोग जो शहर में थे वो गांव में आ गए, तो उसी को रिवर्स माइग्रेशन कहा गया। और रिवर्स माइग्रेशन के दौरान सरकार ने स्किल मैपिंग किया। स्किल मैपिंग के तहत यानी जो रिवर्स माइग्रेशन के दौरान जो मजदूर बाहर से आए थे, जो श्रमिक बाहर से आए थे, जो कामगार बाहर से आए थे, उसकी स्किल क्या है और उसी स्किल के आधार पे स्किल मैपिंग किया गया और चंपारण के चनपटिया मॉडल को डेवलप किया गया। यानी चनपटिया में जो लोग आए थे उसका स्किल था वस्त्र बनाना, तो इसलिए चनपटिया मॉडल को डेवलप किया गया है। और आज देख रहे हैं कि वहाँ पे वस्त्र का यानी टेक्सटाइल का काफ़ी अच्छा खासा वहाँ फैक्ट्री लग चुका है। और ऐसा ही नहीं, इतना ही नहीं, टेक्सटाइल में जो चंपारण के चनपटिया में, पश्चिमी चंपारण के जो चनपटिया है वहाँ पे जो टेक्सटाइल का निर्माण हो रहा है उसे न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी चीन और दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों में उसको निर्यात किया जा रहा है। तो भारत की और बिहार की बहुत बड़ी जीत कर सकते हैं आप इसको, बिहार की बहुत बड़ी कामयाबी इसको कह सकते हैं कि हमने चनपटिया मॉडल को डेवलप किया, जो बिहार का खुद का टेक्सटाइल मॉडल है। और इसलिए लेदर एंड टेक्सटाइल पॉलिसी सरकार लेकर आई थी, ये भी चर्चा में है। 7 निश्चय योजना 2.0, ये क्वेश्चन बीपीएससी में सेपरेट रूप से पूछ दिया था 66वें में, लेकिन फिर भी इसको आप लोग तैयार इसलिए कीजिएगा कि इसके कई सारे पॉइंट को 7 निश्चय योजना 2.0 को आप लोग कई जगह मेंशन कर सकते हैं। GS1 में करंट के सेक्शन में भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं, पॉलिटी में भी GS2 में मेंशन कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में भी मेंशन कर सकते हैं और करंट अफेयर में भी मेंशन कर सकते हैं और साइंस एंड टेक में भी मेंशन कर सकते हैं। तो 7 निश्चय योजना 2.0, ये जो 7 निश्चय है, प्रत्येक निश्चय को आप लोग याद कर लीजिएगा और उस निश्चय के दौरान बिहार सरकार ने क्या किया है इसको भी देख लीजिएगा। इसी तरह से बिहार स्टार्टअप नीति 2022, ये भी रिसेंट में बिहार सरकार लेकर आई है। बिहार की अपनी स्टार्टअप नीति रही है। इससे पहले हमारे पास बिहार स्टार्टअप नीति 2017 रहा है, तो 2017 को रिप्लेस करके बिहार सरकार ने 2022 की नीति लाई है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, सेपरेट नोट्स बना लीजिएगा। शराबबंदी इंपॉर्टेंट बिहार में हमेशा से रहा है। शराबबंदी को लेकर के सरकार ने क्या प्रयास किया है, शराबबंदी को रोकने के लिए जो क्या क्या विशेष प्रयास किए हैं, शराबबंदी को इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार के क्या क्या प्रयास रहे हैं। चक्र ऐप बिहार सरकार ने इसी दौरान ऐप डेवलप किया था कि जो लोग शराबबंदी में पकड़ाएंगे उसका एक डाटाबेस तैयार होगा, उसको चक्र ऐप के माध्यम से उसको अपलोड किया जाएगा। तो ये सब प्रयास आप लोग देख लीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे। 66वीं मेंस में बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे से सीधे क्वेश्चन आया था। सीधे क्वेश्चन इस बार नहीं आ सकता, मान लीजिए क्वेश्चन सीधे नहीं आएगा, लेकिन बजट और इकोनॉमिक सर्वे, विशेष रूप से इकोनॉमिक सर्वे का जो रॉ मटेरियल होता है, इकोनॉमिक सर्वे को आप लोग मार्केट से परचेज कर लीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे डाउनलोड करके मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसको जा करके प्रिंट आउट करवा लीजिएगा या मार्केट में मिल जाता है वो ले लीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे को जरूर पढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे के कोटेशन को आप कई जगह कोट कर सकते हैं, GS1 में कोट कर सकते हैं, GS2 में कोट कर सकते हैं। और अगर आपका ऑप्शनल, मान लीजिए लोक प्रशासन जैसा ऑप्शनल आपका है
इकोनॉमिक्स जैसा ऑप्शनल है तो वहाँ पर निश्चित तौर पर आप लोग इसे कोट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मेरे अनुसार से इस बार का इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर का बीपीएससी के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है इसकी चर्चा मैंने आपके साथ कर दिया है। इस पे नोट्स जरूर आप लोग बना लीजिएगा। ये ना सिर्फ करंट अफेयर में आपको हेल्प करेगा बल्कि जीएस पेपर 2 में भी आपकी मदद करेगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जो बीपीएससी का इस बार 67 का मेंस देने वाले हैं या जो 68 का मेंस देने वाले हैं, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, धन्यवाद।